Students, welcome to my YouTube History with Ritika. Today in this video we will discuss about World War II, which is sub point A of unit 4th. So as we discussed in the last previous video of the third unit, what impact did World War I have on the whole world and what decisions were taken to control these situations. Somewhere in all this, the background for World War II also started getting created. So now let us deeply analyze World War II and try to find out why World War II happened. वर्ल्ड वॉर सेकेंड एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट था जो 1939 से स्टार्ट होकर 1945 तक चला। वर्ल्ड वॉर सेकेंड टू मेन ग्रुप्स के बीच होने वाली वॉर थी, जिसके एक साइड अलाइज पावर जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन इंक्लूड थे, एंड अमंग द अदर साइड एक्सिस पावर्स थे जिसमें जर्मनी, इटली एंड जापान इंक्लूड थे। वर्ल्ड वॉर सेकेंड ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे डेडलीस्ट वॉर रही, जिसमें एस्टिमेटेड 50 to 80 मिलियन डेथ्स रिकॉर्ड की गई। Now we will talk about the causes of World War II. So first cause is policy of appeasement. Policy of appeasement एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी है जिसमें एक नेशन कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए एग्रेसिव पावर्स को कंसेशन देता था, जिसमें वॉर को प्रिवेंट करने की होप से एग्रेसिव रेजीम्स को पॉलिटिकल, मटेरियल और टेरिटोरियल कंसेशंस ग्रांट किए जाते थे। इन शॉर्ट आप इसे कॉन्सिलेटरी अप्रोच कह सकते हैं, यानी कि समझौतावादी दृष्टिकोण। जिसमें एग्रेसिव पावर्स को शांत करने के लिए और वॉर को प्रिवेंट करने के लिए उन एग्रेसिव पावर्स के साथ समझौता कर लिया जाता था। जनरली ये माना जाता है कि हिटलर, मुसोलिनी, जर्मनी ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, बट ये टोटली ट्रू नहीं है। हाँ, वर्ल्ड वॉर के लिए ये एक रीज़न माना जा सकता है, लेकिन वर्ल्ड वॉर के लिए मैनी ऑफ कॉजेज और भी रिस्पॉन्सिबल रहे, लेकिन सिर्फ इसे ही एक रीज़न कहना सही नहीं होगा। हालांकि अपीसमेंट की पॉलिसी ने भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, क्योंकि ये क्वेश्चन राइज होता है कि हिटलर एंड मुसोलिनी जैसे डिक्टेटर्स को सप्रेस करने के लिए अदर पावर्स के तरफ से कोई स्टेप्स क्यों नहीं लिए गए, इन्हें रोका क्यों नहीं गया। बिकॉज ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया ये सभी जर्मनी एंड इटली के मैटर में पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट के फेवर में थे। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल आपको म्यूनिक एग्रीमेंट में देखने को मिलता है। जब जर्मनी ने वॉर कंपेंसेशन पे करना बंद कर दिया, तब ब्रिटेन, फ्रांस ने कोई रिटेलिएटरी स्टेप नहीं लिया, जिससे जर्मनी यानी कि हिटलर को यही लगा कि अब उसे कोई रोकने वाला नहीं है, वो अपनी मर्जी से जैसा चाहे वैसा कर सकता है। नेक्स्ट कॉज इज राइज ऑफ नाजिज्म एंड फासिज्म। नाजिज्म एंड फासिज्म का राइज भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के आउटब्रेक का एक कॉज रहा, लेकिन नाजिज्म एंड फासिज्म के ओरिजिन के लिए मैनी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहे, जिसमें से एक कॉज अपीजमेंट भी रहा। बट नाजिज्म एंड फासिज्म का राइज रेडिकल नेशनलिज्म एंड मोबिज्म के फ्यूजन से हुआ था, और इस रेडिकल नेशनलिज्म यानी कि उग्र राष्ट्रवाद के लिए एक वर्ड यूज किया गया, जिगोइज्म। थर्ड कॉज इज डिससेटिस्फैक्शन विद द ट्रीटी ऑफ वर्साई। भले ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 में स्टार्ट हुआ, लेकिन इसके सीड्स 20 ईयर्स पहले ही बो दिए गए थे। 28 जून 1919 में पेरिस में लोकेटेड पैलेस ऑफ वर्साई में बिग फोर विक्टर नेशंस ऑफ वर्ल्ड वॉर वन यानी कि यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली एंड यूएसए ने एक पीस ट्रीटी साइन की।
वैसे तो इसे एक पीस ट्रीटी कहा गया, लेकिन रियलिटी में इसका एम जर्मनी की किस्मत और फ्यूचर को डिसाइड करना था। विक्टर्स ने वर्ल्ड वॉर वन का सारा ब्लेम जर्मनी पर लगा दिया। जर्मनी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने इस गिल्ट को एक्सेप्ट किया और वॉर का रिपरेशन देने के लिए रेडी हो गए। लॉस ऑफ टेरिटरीज, डीमिलिटराइजेशन ऑफ राइनलैंड, लिमिट्स ऑफ मिलिट्री एक्सपेंशंस, इस तरह की ट्रीटी के टर्म्स जर्मनी के लिए पनिशमेंट्स थे। सबसे ज्यादा हार्श डिमांड फ्रांस की थी। इस हार्श डिमांड के दो रीजन रहे। फर्स्ट ये कि फ्रांस जर्मनी का इमीडिएट नेबर था एंड जर्मनी का राइज उसके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था। सेकेंड रीजन ये था कि जर्मनी के बाद सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस फेस करने वाला नेशन फ्रांस ही था और वह ये चाहता था कि जर्मनी उसके डेब्ट्स के लिए मनी पे करे। वॉर के रिपरेशन को पे करने के लिए वाइमार गवर्नमेंट ने ट्रिलियंस ऑफ जर्मनी करेंसी प्रिंट की, जिसकी वजह से जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन आ गया और महंगाई अपनी पीक पर पहुंच गई। ओवरऑल कहा जाए तो अपने कल्चर एंड हिस्ट्री पर प्राउड जर्मन्स के लिए ट्रीटी ऑफ वर्साई एक इंसल्ट थी, जिसने मनी के साथ जर्मनी की प्राइड को भी छीन लिया था। इसके हार्श पनिशमेंट एंड रिपरेशन की वजह से जर्मनी में नाराजगी बढ़ने लगी और धीरे धीरे ये एक एक्सट्रीम अल्ट्रा नेशनलिज्म की लहर को जन्म देता है, जिसका बेनिफिट हिटलर ने भी उठाया और ये सभी कोज मिलकर जर्मनी को वर्ल्ड वॉर सेकेंड की तरफ पुश करते चले गए। नेक्स्ट कोज की हम बात करें तो वो रहा फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन पीस को रिस्टोर्ड इस एश्योरेंस के साथ किया गया कि लीग ऑफ नेशन कलेक्टिव सिक्योरिटी को मैनेज करेगा, वॉर को एलिमिनेट करेगा और डिसआर्मामेंट के लिए कंटिन्यूसली स्ट्राइव करता रहेगा। बट लीग ऑफ नेशन से लगाई गई ये सभी होप फेल रही बिकॉज फ्रस्ट्रेटेड फ्रांस ने अपनी सेफ्टी के लिए आर्मामेंट्स के पाथ को चूज किया। वहीं हिटलर के पावर में आने के बाद आर्म रेस और ज़्यादा इंटेंस हो गई। सेकेंडली, एज वी नो, लीग ऑफ नेशन की इस्टेब्लिशमेंट यूएस प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन के एफर्ट्स और इंस्पिरेशन से हुई थी, बट अमेरिका ही इसका मेंबर नहीं बना, जिसके रीज़न से अमेरिकन पावर्स एंड रिसोर्सेज का बेनिफिट भी लीग ऑफ नेशंस को नहीं मिला। डिस्पाइट दिस, लीग ऑफ नेशंस इथियोपिया में इटालियन इंटरवेंशन, मंचूरिया एंड चाइना पर जापानीज इन्वेंशन जैसे क्राइसिस को भी रिसोल्व करने में फेल रहा। इससे नाजी जर्मनी एंड फासिस्ट इटली को अब ये लगा कि उन्हें रोकने वाली कोई बॉडी नहीं है या कोई और उन्हें अब कंट्रोल नहीं कर सकता, और उनकी ये थिंकिंग बन गई कि मिलिट्री फोर्स से ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को चलाया जा सकता है। सो इस तरह लीग ऑफ नेशंस फेल रहा, जो उसका बेसिक मेन एम था वॉर को प्रिवेंट करना, किस तरह की कोई वॉर ना होना, उसमें वो सक्सेसफुल नहीं रहा। नेक्स्ट कोज हम देखते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी कि द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, जिसमें ट्रीटी ऑफ वर्साई में क्रिएटेड जर्मन प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। अक्टूबर 1929 में वॉल स्ट्रीट के स्टॉक मार्केट क्रैश कर गए और द ग्रेट डिप्रेशन का राइज हुआ। लोगों को जॉब से निकाल दिया गया, लाखों लोग बेघर होने लगे और बैंक्स की सेविंग भी डिस्ट्रॉय हो गई। अमेरिका में अराउंड 25% वर्क फोर्सेस जॉबलेस हो गई थी। कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म के इस टाइम में पूरा वर्ल्ड आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड था, इसलिए एक कंट्री की इकोनॉमिक क्राइसिस अदर कंट्रीज के इकोनॉमी पर इम्पैक्ट डालती ही। इसलिए अमेरिका में ओरिजिनेट हुआ ये क्राइसिस जर्मनी के लिए भी एक कर्ज साबित हुआ। डिस्पाइट दिस, जर्मनी ट्रीटी ऑफ वर्साई की टर्म्स को फुलफिल करने के लिए अमेरिका के बैंक से लोन ले रहा था, लेकिन डिप्रेशन के चलते अमेरिका के बैंक्स जर्मनी को
शॉर्ट नोटिस पर ये लोन्स रिपे करने के लिए फोर्स करने लगे, जिसके चलते जर्मनी में सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस स्प्रेड कर गया। इस इकोनॉमिक क्राइसिस ने जर्मनी में नाजिज्म के राइज को फैसिलिटेट किया और साथ ही इसी इकोनॉमिक क्राइसिस का एडवांटेज उठाकर जापान ने 1931 में मंचूरिया पर इन्वेंशन किया एंड इटली ने एबिसिनिया पर अटैक किया 1935। नेक्स्ट कोर्स हम मानते हैं डेवलपमेंट ऑफ मिलिटरिज्म इन जापान। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड अलाइज पावर को जितना खतरा नाजी जर्मनी एंड फासिस्ट इटली से था, उतना ही ईस्ट पैसिफिक फ्रंट पर जापान से था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड को वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट पर्ल हार्बर नेम के अमेरिकन नेवल बेस पर अटैक जापान ने ही किया था। जापानीज मिलिट्री कैंपेन ने ही फ्रेंच एंड डच एम्पायर्स जो कि साउथ ईस्ट एशिया में थे उनका सफाया कर दिया। सो इन द कोर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड में में जापानीज मिलिटरिज्म को नाजी फासिज्म से कम कंसीडर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट कोर्स इज राइज ऑफ टू राइवल मिलिट्री फैक्शंस। जिस तरह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले होल वर्ल्ड टू अपोजिंग मिलिट्री फैक्शंस में डिवाइडेड था, सिमिलरली बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर होल वर्ल्ड टू म्यूचुअल एनिमी मिलिट्री कैंपस में डिवाइडेड था। ऑन दी वन हैंड जर्मनी, इटली एंड जापान जैसे कभी सेटिस्फाई ना होने वाले नेशंस का रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस था। ऑन दी अदर हैंड ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत रशिया एंड अमेरिका जैसी अलाइज नेशन ने मिलकर स्ट्रॉन्ग ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश कर लिया था। जब हिटलर के अंडर में जर्मनी आर्मी ने पोलैंड पर इन्वेड किया तो ब्रिटेन एंड फ्रांस ने पोलैंड को सपोर्ट किया, जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोकआउट हो गया। द नेक्स्ट कोर्स इज जर्मनीज इन्वेंशन ऑफ पोलैंड। 1939 तक हिटलर की इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज अपनी पीक पर थी, जिसके चलते अब जाकर इंग्लैंड एंड फ्रांस ने हिटलर की इंक्रीजिंग डिमांड्स एंड एक्सपेंशन पॉलिसी को अपोज करने का डिसाइड किया। 1939 की अप्रैल में हिटलर ने जर्मन पोलैंड ट्रीटी को एनल्ड करते हुए ये डिक्लेयर किया कि डैनजिंग जर्मनी को रिटर्न कर दिया जाए और इसी के साथ जर्मनी को पोलिश कॉरिडोर से होकर रेल एंड रोड्स बनाने का राइट दिया जाए। बट पोलैंड ने जर्मन डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया, जिससे हिटलर पोलैंड के रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं हुआ। बट फिर भी उस टाइम पर हिटलर ने कोई एक्शन नहीं लिया पोलैंड के अगेंस्ट। बट आफ्टर द डिप्लोमेटिक प्रिपरेशन हिटलर ने अगेन डिमांड की पोलैंड से। पोलैंड के साइड से जब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जिसकी वजह से जर्मन प्लेन्स ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड की सिटीज पर बॉम्बिंग कर दी। इंग्लैंड एंड फ्रांस ने हिटलर को फाइनल वार्निंग दी, बट जर्मनी से कोई रिप्लाई ना मिलने पर 2 दिन बाद 3 सितंबर 1939 को दोनों कंट्रीज यानी कि ब्रिटेन एंड फ्रांस ने भी जर्मनी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी और इसी डिक्लेरेशन के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। सो नाउ आफ्टर द वॉर बिगेन, वॉर के मेन इवेंट्स पर नजर। सो फर्स्ट रहा जर्मन इन्वेंशन ऑफ पोलैंड। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जर्मनी के इन्वेंशन ने वॉर की स्टार्टिंग को मार्क किया। सेकेंड बैटल ऑफ ब्रिटेन, जुलाई टू अक्टूबर 1940 तक चलने वाला ब्रिटेन के अगेंस्ट जर्मन एयर कैंपेन वॉर में एक मेजर टर्निंग पॉइंट रहा। थर्ड, इन्वेंशन ऑफ द सोवियत यूनियन। ऑन 22 जून 1941 में सोवियत यूनियन पर जर्मनी के इन्वेंशन ने ईस्टर्न फ्रंट पर एक प्रोलॉन्ग्ड एंड ब्लडी कैंपेन को लीड किया। फोर्थ रहा अटैक ऑन पर्ल हार्बर। ऑन 7 दिसंबर 1941 को
पर्ल हार्बर में यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के नेवल बेस पर जापान के सरप्राइज अटैक ने अमेरिका को भी वॉर में इंक्लूड कर दिया, शामिल कर दिया। फिफ्थ रहा डी डे इन्वेंशन। ऑन 6 जून 1944 को नॉर्मैंडी पर एलाइड इन्वेंशन ने वॉर में एक मेजर टर्निंग पॉइंट को मार्क किया। 6 मेजर इवेंट रहा एटॉमिक बॉम्बिंग्स ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। 6 एंड 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा एंड नागासाकी पर अमेरिका के थ्रू किए गए एटॉमिक बॉम्बिंग्स के रीजन से जापान ने सरेंडर कर दिया। नाउ टॉक अबाउट थिएटर्स ऑफ द वॉर। तो फर्स्ट थिएटर यूरोपियन थिएटर था। यूरोप में वॉर जर्मनी, इटली एंड अलाइज कंट्रीज के बीच लड़ी गई और इसमें बैटल ऑफ ब्रिटेन, सोवियत यूनियन पर इन्वेंशन एंड डी डे इन्वेंशन इंक्लूड थे। सेकंड पैसिफिक थिएटर। पैसिफिक एरियाज में वॉर जापान एंड अलाइज के बीच लड़ी गई, जिसमें पर्ल हार्बर पर अटैक, मिडवे की बैटल, हिरोशिमा एंड नागासाकी की एटॉमिक बॉम्बिंग्स इंक्लूडेड थे। थर्ड रहा अफ्रीकन थिएटर। अफ्रीका में वॉर जर्मनी, इटली एंड अलाइज के बीच लड़ी गई और इसमें नॉर्थ अफ्रीकन कैंपेन इंक्लूड था। So student, till now we have discussed the background of World War II. What were its causes and what were its major events. Now we will talk about what its results and what was its impact. Result of World War II. So first impact result माना जाता है end of European domination. 1942 में जब कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया, जब से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक के पीरियड को वर्ल्ड हिस्ट्री का यूरोपियन पीरियड कहा जाता है। बिकॉज इस एरा में यूरोप में साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुआ। यूरोपियन नेशंस ने वास्ट एम्पायर इस्टेब्लिश किए। जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस एज अ ग्रेट पावर्स जो मानी जाती थी, जिन्हें ग्रेट पावर्स में काउंट किया जाता था। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने यूरोपियन नेशंस की इकोनॉमी को इतना डिस्ट्रॉय करके रख दिया कि आफ्टर द एंड ऑफ वॉर इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन जैसी ये सभी मेजर पावर्स अब सेकेंड रेट पावर्स बनकर रह गई। वर्ल्ड की लीडरशिप यूरोप के हैंड से निकलकर अमेरिका एंड सोवियत यूनियन के में आ गई। नेक्स्ट इम्पैक्ट देखा जाए तो वो रहा बिगनिंग ऑफ द एटॉमिक एज। अमेरिका के एक एयरक्राफ्ट B-29 ने जब 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया, एटॉमिक बॉम्ब के डिटोनेशन से हिरोशिमा की 90% बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गई और लाखों लोग मारे गए। इसी मैसेकेयर के साथ एटॉमिक एज स्टार्ट हो गई। बिकॉज वर्ल्ड के सभी साइंटिस्ट ने ये एक्सपीरियंस किया कि एटॉमिक पावर से मैंस को सुपर ह्यूमन पावर मिल गई है। मतलब कि इन्होंने इसको एक अच्छा पॉइंट समझा, सोचा कि ये एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस है हमारे लिए कि हम हमारे अगेंस्ट अगर कोई बोलेगा, फाइट करेगा, तो हम ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं और खुद को इतनी जल्दी विक्टर्स बन सकते हैं, खुद को इतनी जल्दी जिता सकते हैं। पर इसके पीछे वो मैसेकेयर को नोट नहीं कर रहे हैं कि कितने लोग मारे जा रहे हैं, कितना हार्म पहुंच रहा है पब्लिक को, इसको माइंड में नहीं ला रहे हैं, बल्कि इसको एक अच्छे पॉइंट में लेकर जा रहे हैं बात को। तो इन सभी से ये क्लियर हो गया कि एटॉमिक एज के साथ ह्यूमन सिविलाइजेशन पर डिस्ट्रक्शंस के डार्क क्लाउड छा गए, जहां अब ऐसे मनुष्य हैं जो इस तरह के मैसेकेयर यानी कि हिरोशिमा के सीन को रिपीट करने में जरा सी भी हेजिटेशन फील नहीं करेंगे। The third impact is the awakening of Asia and Africa and the increase in the number of sovereign states. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के नेचर में चेंज लाने वाला एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये
है कि इंटरनेशनल वर्ल्ड में अब नंबर ऑफ स्टेट्स इंक्रीज होने लगे, और ये स्टेट्स इंक्रीज होने का रीज़न ये था कि अब कॉलोनीज इंडिपेंडेंट हो रही थी, और इन स्टेट्स ने अब न्यू एरा स्टार्ट किया वर्ल्ड हिस्ट्री में। इन 1960 में जस्ट 1 मंथ में केवल अफ्रीका कंटिनेंट के ही 16 न्यू स्टेट्स यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स बने। न्यू स्टेट्स के एमर्जेंस से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का रूप अब ट्रूली इंटरनेशनल हो गया। नेक्स्ट इम्पैक्ट इज एक्सपेंशन ऑफ कम्युनिज्म। इटली एंड जर्मनी कम्युनिज्म के एनिमीज रहे, बट आफ्टर देयर डिफीट अलाइज नेशन में इतनी कैपेसिटी नहीं रही कि वे कम्युनिज्म को ईस्टर्न यूरोप और एशिया में रोक सके। जैसे जर्मनी डिफीट होता गया ईस्टर्न फ्रंट से, वैसे वैसे कम्युनिज्म एंटर करता गया ईस्टर्न यूरोप में। बर्लिन के फॉल तक सोवियत रशिया की आर्मी ने ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज पर कंट्रोल कर लिया एंड वहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को स्टैब्लिश कर दिया। चाइना में भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया गया, और इतना ही नहीं, सिर्फ इतने से ही कम्युनिस्ट सेटिस्फाई नहीं हुए, उन्होंने एशिया की बैकवर्ड कंट्रीज में कम्युनिज्म का प्रोपगेशन स्टार्ट किया। एज अ रिजल्ट ऑलमोस्ट एवरी कंट्री में कम्युनिस्ट बेसिस बनने लगे। अब इस तरह ईस्ट एशिया की कंट्रीज में कम्युनिज्म एंड डेमोक्रेसी के बीच अब कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिंग हो गए। नेक्स्ट कोर्स इज मिलिट्री फैक्शंस। कम्युनिज्म का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस एंड रशिया की इंक्रीज होती पावर ने वेस्टर्न नेशंस को डीप कंसर्न में डाल दिया, और अब ये रशिया एंड अदर कम्युनिस्ट कंट्रीज के अगेंस्ट मिलिट्री ग्रुप्स को बनाने लगे, ताकि जब भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या क्राइसिस होता है कम्युनिज्म की साइड से, तो दैट टाइम ये ग्रुप्स उनके अगेंस्ट फाइट कर सके एंड कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस के एक्सपेंशन को प्रिवेंट कर सके। ड्यूरिंग द कोरियन वॉर अमेरिकन पॉलिटिशियंस ने ये रियलाइज़ किया कि कम्युनिज्म के अगेंस्ट कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करना अब नेसेसरी हो गया है। जिस थिंकिंग से चलते नाटो इन 1949, सीटो इन 1954, वार्सा पैक्ट, सेंटो एक्सेट्रा जैसे कुछ मिलिट्री ट्रीटीज एग्जिस्टेंस में आई। ये सब पीस इस्टेब्लिश के पर्पस से की गई, बट इन सब में वॉर की एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं हिडन थी। नेक्स्ट इम्पैक्ट रहा कोल्ड वॉर। आफ्टर द डिफीट ऑफ जर्मनी एंड जापान, बुलेट्स एंड बॉम्ब्स की वॉर का तो एंड हो गया, बट कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट कंट्रीज में एक न्यू टाइप ऑफ वॉर स्टार्ट हो गई। द टाइम ऑफ वॉर सोवियत रशिया एंड वेस्टर्न नेशंस के बीच जो भी फ्रेंडशिप इस्टेब्लिश हुई थी वो टेम्पररी एंड आर्टिफिशियल ही थी, बिकॉज कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट के बीच फ्रेंडशिप इस्टेब्लिश नहीं हो सकती, क्योंकि इनके आइडियोलॉजी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट थी। एज अ रिजल्ट आफ्टर द एंड ऑफ वॉर होल वर्ल्ड 2 अपोजिंग फैक्शंस में डिवाइड हो गया। कैपिटलिस्ट ब्लॉक के लीडर अमेरिका एंड कम्युनिस्ट ब्लॉक के लीडर सोवियत रशिया बने। दोनों ही फैक्शंस में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया। इनिशियली ये कॉन्फ्लिक्ट ऑर्डिनरी कॉन्फ्रेंसेस में देखने को मिले, बट ये इंक्रीज होते होते यूनाइटेड नेशंस तक स्प्रेड। वर्ल्ड 2 आर्म्ड कैंपस में डिवाइड हो गया, और इन दोनों कैंपस के बीच एक न्यू टाइप का रिलेशनशिप डेवलप्ड हुआ जो कोल्ड वॉर के नेम से जाना जाता है। यानी कि इन दोनों में आपस में वॉर तो चल रही है, लेकिन वो बुलेट्स और बम्स की नहीं है, फाइटिंग नहीं हो रही है, लेकिन एक दूसरे के अगेंस्ट है, एक दूसरे के थॉट्स के अगेंस्ट है, एक दूसरे के विचारों के अगेंस्ट वो आवाज़ उठाते रहे हैं। नेक्स्ट इम्पैक्ट देखते हैं नॉन अलाइनमेंट, यानी कि गुट निरपेक्षता। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब न्यू सॉवरेन नेशंस का राइज हुआ,
तो उनमें से मोस्ट ऑफ देम ने खुद को कोल्ड वॉर से दूर रखा, उन सभी नेशंस ने। इन दिस एरिया इंडिया ने गाइड किया एंड नॉन अलाइनमेंट की वॉइस को रेस किया। इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट के इस फ्रेमवर्क में ग्रेजुअली न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ज्वाइन होने लगी। टुडे अराउंड 120 कंट्रीज नॉन अलाइंड मूवमेंट से एसोसिएटेड है। यानी कि नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये है कि किसी भी गुट में, ये जो गुट बने हुए हैं, दल बने हुए हैं, कोई भी इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। और इसमें भारत ने स्टार्ट किया, इंडिया ने स्टार्ट किया इस थॉट को। नेक्स्ट कोर्स हम देखते हैं एंड ऑफ इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। इंपीरियलिस्ट एंड कॉलोनियल पावर्स के टाइम पर खुद ही इंपीरियलिस्ट एंड कॉलोनियल पावर्स वॉर के टाइम पर खुद ही डेंजर में आ गई थी, जिसमें यूरोपियन इंपीरियल पावर्स तो डिफीट ही हो गई थी और उनके डिफीट होते ही कॉलोनीज में नेशनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होने लगी। अफ्रीका एंड एशिया में जहां अब तक के ये बिलीव था कि यूरोपियन पावर्स इनविंसिबल है और उनसे उनकी कॉलोनीज इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती है, बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने उनके इस बिलीफ का बिल्कुल एंड कर दिया। आफ्टर दी वॉर वो खुद मिलिट्री एंड फाइनेंशियल टर्म से इतने वीक थे कि एम्पायर को हैंडल करने में अनेबल थे। इसी के साथ रशियन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से भी एम्पायर एंड कॉलोनियलिज्म डैमेज हो रहा था। अब कॉलोनीज में नेशनल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस काफ़ी ज़्यादा अवेक हो चुकी थी, जिसे सप्रेस करना इम्पॉसिबल हो गया था। और ये सभी इंपीरियलिस्ट और कॉलोनियलिज्म जिनकी कॉलोनीज थी वो उसे हैंडल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनकी ही इकोनॉमिक कंडीशन इतनी पैथिक होती जा रही थी। और ये सभी इनकी जो कॉलोनीज हैं ये सभी खुद को इंडिपेंडेंट करती जा रही थी, तो जिसके चलते हैं इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म का भी एंड होना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट मेजर इम्पैक्ट रहा साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। द मॉडर्न एरा साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस की एज मानी जाती है। इस इफेक्ट वॉर के नेचर पर ये इफेक्ट वॉर के नेचर पर तो पड़ा ही, साथ ही पावर की डेफिनेशन एंड कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स ऑफ पावर भी इफेक्ट हुए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस के रीजन से पूरा वर्ल्ड एक वन यूनिट बन गया एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का राइज हुआ, जिसने इंटरनेशनलिज्म को करेज किया। सो एट द एंड हम वॉर की लेगेसी की बात करें कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड की क्या लेगेसी रही, युद्ध की क्या विरासत रही, तो हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड ने वर्ल्ड पर डीप इफेक्ट डाला, जिसके कारण यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन हुआ। अमेरिका एंड सोवियत यूनियन एज अ सुपर पावर की तरह उभरी एंड यूरोप का ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉक में डिवीज़न हुआ। वॉर ने एटॉमिक एनर्जी, कंप्यूटर्स, रडार जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट्स को भी जन्म दिया। सो यहाँ तक हमने यूनिट 4 का फर्स्ट सब पॉइंट कंप्लीट किया, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इसके बाद हम सेकेंड सब पॉइंट के साथ आएंगे और उसी के साथ हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो जब तक के लिए आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।